ओके, सो इन सेक्शन वी आर रिवाइजिंग प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कमिटमेंट, एलओएस एंड बीए फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं कि डेरिवेटिव का प्राइस इस तरह से किया जाता है बेस्ड ऑन प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्रेज प्रिंसिपल। इसका प्राइस इस तरह से सेट किया जाता है कि कोई भी आर्बिट्रेज कैरी आउट ना कर सके, यानी कि कोई भी रिस्कलेस प्रॉफिट अर्न ना कर सके इन फ्रिक्शनलेस मार्केट। नोट 1 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्रेज प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। ये बेस्ड है ऑन लॉ ऑफ वन प्राइस। इसका मतलब है अगर दो पोर्टफोलियो का आइडेंटिकल पे ऑफ है तो उन दोनों का जो कॉस्ट है वो आज इक्वल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर मिस प्राइसिंग होगी और वो इंस्टेंटली एलिमिनेट हो जाएगी। नोट 2 के अंदर फ्रिक्शनलेस मार्केट के बारे में बताया गया है, यानी कि यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन शॉर्ट सेलिंग एंड अनलिमिटेड लैंडिंग एंड बोरिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है एट आरएफ। नोट 3 के अंदर बताया गया यहाँ पे जो आरएफ है इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ प्राइस रिस्क, यानी कि यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। बट ऑफ कोर्स इन ओटीसी डेरिवेटिव लाइक फॉरवर्ड एंड स्वैप इनके अंदर क्रेडिट रिस्क तो होता ही है। नेक्स्ट 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर अपन बात करेंगे फॉरवर्ड कमिटमेंट वर्सेस कंटीजेंट क्लेम के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फॉरवर्ड कमिटमेंट के बारे में। इसके अंदर कहते हैं कोई भी पार्टी से पैसे चार्ज नहीं किए जाते हैं टू एंटर इनटू इट। एक्सेप्शन है इसका जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, क्योंकि होता है ऑफ मार्केट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इसमें कहते हैं बिकॉज बोथ पार्टीज के राइट एज वेल एज ऑब्लिगेशन होता है, जो प्राइस ऑफ फॉरवर्ड कमिटमेंट है वो एक्चुअली प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट और रेफरेंस रेट होता है। इसका जो पे ऑफ और प्रॉफिट है वो इक्वल होता है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं जो दोनों पार्टीज है वो एक्सपोज हो रही है टू काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। ऑफ कोर्स अपन यहाँ पे जो फोकस है वो ओटीसी के ऊपर रख रहे हैं। नेक्स्ट अपन उस एक्सेप्शन के बारे में पढ़े थे जो कि अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, जो कि ऑफ मार्केट फॉरवर्ड कमिटमेंट। इसके अंदर कहते हैं अगर फॉरवर्ड कमिटमेंट एंटर हुआ है एट अ प्राइस जो कि इक्वल नहीं है टू नो आर्बिट्रेज प्राइस, तो इसके अंदर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसकी नॉन जीरो वैल्यू होगी टू बिगिन विद। इस केस के अंदर जो पार्टी एंजॉय करिए पॉजिटिव वैल्यू वो पे करेगी अमाउंट टू द पार्टी जो कि सफर करिए नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे कंटीजेंट क्लेम के बारे में। इसके अंदर सोचो ऑप्शंस और क्रेडिट डेरिवेटिव के बारे में। इसके अंदर जो ऑप्शन बायर है वो पे करता है ऑप्शन प्रीमियम टू द ऑप्शन सेलर। ये जो ऑप्शन प्रीमियम है वो ऑप्शन प्राइस होता है, पे ऑफ और प्रॉफिट है वो सेम नहीं होता है। काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क है वो केवल और केवल ऑप्शन बायर ही फेस करता है। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरी मॉडल फॉर प्राइसिंग फॉरवर्ड एंड फ्यूचर ऑन स्टॉक बॉन्ड एंड कमोडिटी। इसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर फॉरवर्ड प्राइस निकाला गया है। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं सपोज जो एक्चुअल प्राइस है वो 512 है, अपन ने जो नो आर्बिट्रेज फॉरवर्ड प्राइस निकाला है वो 509.9। इसके अंदर आर्बिट्रेज का प्रोसेस बताना है। इसके अंदर कहते हैं जो एक्चुअल एफ है वो ग्रेटर है देन द थ्योरेटिकल एफ, तो इसका मतलब है कि जो एफ है वो ओवर प्राइस्ड है। तो यहाँ पे अपन करेंगे एफ माइनस एस प्लस। तो इसके अंदर T0 पे कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, अपन F माइनस करेंगे, उसमें कुछ देना नहीं पड़ता है। अपन S प्लस करते हैं तो यानी कि नेगेटिव आउटफ्लो हुआ 500 का, एंड अपन बोरो करते हैं RF यानी कि इनफ्लो हुआ 500 का, तो नेट कैश फ्लो 0 हो गया। 6 महीने बाद क्या होगा, ये जो F माइनस है वो ऑनर हो जाएगा, यानी कि अपन डिलीवर करेंगे 512 पे, अपन को 512 मिले। अपन रीपे करेंगे जो RF अपन ने बोरो करा था, यानी कि अपन ने 509.9 अपन ने पे कर दिया, तो नेट कैश फ्लो हो गया 2.1। तो अकॉर्डिंगली एल्गो ट्रिगर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो F माइनस है उसकी वजह से F का दाम गिर जाएगा, S प्लस की वजह से S का दाम बढ़ जाएगा, एंड बोरोइंग की वजह से RF है वो बढ़ जाएगा। इसलिए जो आर्बिट्राज है वो एलिमिनेट हो जाएगा, एंड अपन यूज करेंगे फॉर्मूला F0t इक्वल टू S01 प्लस RF टू द होल पावर t। नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं जो अपन ने करा है S प्लस F माइनस एंड बोरो एट RF, अपन इसको कैश एंड कैरी आर्बिट्राज कहते हैं। इसको इस तरह से सोचो कि अपन जो स्टॉक है उसको अपन कैरी कर रहे हैं, S प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि हमें 4 कंपोनेंट होता है ऑफ नेट कॉस्ट ऑफ कैरी, जो कि होता है फंडिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट माइनस मॉनेटरी बेनिफिट माइनस कन्वीनियंस यील्ड। नेक्स्ट नोट के अंदर कहते हैं अगर नेट कॉस्ट ऑफ कैरी है वो पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है कि जो फॉरवर्ड है वो ग्रेटर देन स्पॉट है, तो इसका मतलब है कॉन्टेंगो की सिचुएशन है। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं अगर जो नेट कॉस्ट ऑफ कैरी है वो नेगेटिव है, यानी कि लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि जो स्पॉट है वो ग्रेटर देन फॉरवर्ड है, तो इसको अपन बैकवर्डेशन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर जो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस है वो 631.23, पर जो एक्चुअल वाला प्राइस है वो है 604। इसका मतलब जो एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस है वो लेस है देन द थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस। इसका मतलब अपन करेंगे F प्लस S माइनस, इसको अपन कहते हैं रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। इसके अंदर अपन क्या करेंगे F प्लस S माइनस एंड इन्वेस्ट करेंगे एट RF, यानी कि T0 पे कोई भी आउटफ्लो नहीं होएगा, क्योंकि अपन ने F प्लस करा कुछ नहीं देना है, S माइनस यानी कि अपन को 600 अपन को मिल रहे हैं, एंड इन्वेस्ट करें उसको अपन RF पे, यानी कि 600 माइनस हो गए, नेट कैश फ्लो 0 हो गया। अब यहाँ पे T इक्वल टू 9 मंथ, 9 मंथ पे अपन क्या करेंगे, जो F प्लस है वो ऑनर हो जाएगा, यानी कि अपन खरीदेंगे 604 पे, और यहाँ पे जो प्रोसीड है इन्वेस्टमेंट का उससे अपन खरीदेंगे, उससे पैसा है 631.32, यानी कि कैश फ्लो क्या होगा 27.32। तो इसी तरह से जो एल्गोज है वो ट्रिगर हो जाएंगे, एंड यहाँ पर जो F प्लस की वजह से F बढ़ जाएगा, S माइनस की वजह से S गिर जाएगा, एंड इन्वेस्टेड RF की वजह से RF गिर जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फॉरवर्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट।
तो इसके अंदर कहते हैं F0t का फॉर्मूला होता है S01 प्लस RF टू द होल पावर t। इसके अंदर कहते हैं अगर RF है वो राइज करता है एंड अपन अज्यूम करते हैं कि जो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ऑन S0, तो जो F है वो राइज करेगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन फॉरवर्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं प्रैक्टिकली जो अगर फेड है वो हाइक करते हैं इंटरेस्ट रेट बियॉन्ड जो कि एक्सपेक्ट किया गया था बाय द मार्केट, तो जो स्टॉक पर मार्केट है वो गिर जाएगा, यानी कि जो S0 है वो गिर जाएगा एंड F इसकी वजह से गिर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर कहते हैं जैसा अपन ने डिस्कस करा था स्टार्टिंग में, जो वैल्यू वो जीरो होता है, इसका एक एक्सेप्शन है जो कि होता है ऑफ मार्केट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इसमें कहते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाएगा जो प्राइस है वो फेवर जाएगा एक पार्टी के और एक के अगेंस्ट में जाएगा, हैंस जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन जीरो वैल्यू का हो जाएगा। तो अगर अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए अपन और फॉरवर्ड प्राइस निकालेंगे, न्यू फॉरवर्ड प्राइस भी निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के इसका पीवी कर देंगे। अगर स्टेप वाइज जाए तो सबसे पहले अपन न्यू फॉरवर्ड प्राइस निकालेंगे। स्टेप 2 के अंदर अपन जो एफ टी है अगर वो ग्रेटर देन के है यानी कि ओल्ड वाले से ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव वैल्यू है लॉन्ग का। बट अगर जो एफ टी है वो लेस देन के यानी कि ओल्ड वाले से, तो यानी कि शॉर्ट है, उसका पॉजिटिव वैल्यू है। स्टेप 3 के अंदर अपन इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उसका पीवी कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले अपन ने न्यू फॉरवर्ड प्राइस निकाला जो कि आ गया 9 से 11.88। सिंस ये वाला ग्रेटर देन द ओल्ड फॉरवर्ड प्राइस जो कि 840 था, तो यानी कि जो लॉन्ग है उसका पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है 70.94 का। इसको अपन ने निकाला है, दोनों जो फॉरवर्ड प्राइस है उनका डिफरेंस करके उसका पीवी कर दिया है, तो इसका ये वाला अमाउंट आ गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं जो स्टेप 3 उसको निकालने का एक और तरीका हो सकता है जो कि है एस टी माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के। तो अपन ने यहाँ पे 2 स्टाइल्स पढ़ी है। स्टाइल 1 है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ न्यू फॉरवर्ड प्राइस माइनस ओल्ड फॉरवर्ड प्राइस, एंड दूसरी स्टाइल है एस टी माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के। तो नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं जो डेरिवेटिव जीरो सम गेम होता है, अगर लॉन्ग के लिए वैल्यू पॉजिटिव है तो यानी कि शॉर्ट है उसके लिए वही अमाउंट नेगेटिव होएगा। दस अगर जो कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल भी हो जाता है या फिर M2M भी आज हो जाता है तो जो शॉर्ट है उसको पे करना पड़ेगा टू द लॉन्ग। तो ये अपन ने M2M के बारे में सुना था, तो इसके अंदर कहते हैं प्रेजेंटली जो लॉन्ग है वो फेस कर रहा है करंट क्रेडिट रिस्क। ऑफ कोर्स जो दोनों पार्टीज है वो फेस कर रही है पोटेंशियल क्रेडिट रिस्क, बट इन ऑर्डर टू मिटिगेट क्रेडिट रिस्क इशू तो जो OTC डेरिवेटिव है इसके अंदर पीरियोडिक M2M किया जाता है जस्ट लाइक फ्यूचर्स। इसका मतलब है जो शॉर्ट है वो पे करेगा टू द लॉन्ग 70.94 एंड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रीप्राइस होगा एट 911.88। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑन मैच्योरिटी। तो इसके अंदर मैच्योरिटी पे जो फॉरवर्ड प्राइस है वो तो ऑब्वियसली ST हो जाएगा एंड उसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगा ST माइनस के। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक समराइज में बताया गया अपन ने जो अभी तक पढ़ा है। तो इसके अंदर कहते हैं अगर एक नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो स्टार्टिंग में उसका फॉरवर्ड प्राइस होएगा S01 प्लस RF टू द होल पावर t एंड उसकी वैल्यू 0 होएगी। अगर बीच में यानी कि स्टार्टिंग के बाद एंड मैच्योरिटी से पहले अगर बीच में कहीं पर है तो उसका जो प्राइस है फॉरवर्ड प्राइस है वो होगा ST1 प्लस RF टू द होल पावर t माइनस टी एंड उसकी जो वैल्यू है वो होगी ST माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के एंड मैच्योरिटी पे फॉरवर्ड प्राइस होगा ST एंड उसकी वैल्यू होगी ST माइनस के। नेक्स्ट हम एक सवाल पूछते हैं, इसके अंदर कहते हैं कि वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड टू द लॉन्ग पोजीशन एंड RF इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो इसके अंदर कहते हैं सिंस जो VT है उसका फॉर्मूला होता है ST माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के, तो इसके अंदर कहते हैं अगर RF है वो बढ़ेगा तो इसका मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के है वो गिरेगा, तो यानी कि जो VT है वो बढ़ेगा, तो यानी कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ओके, तो अब अपन पढ़ेंगे प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था वो था नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक के ऊपर। तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो नोन है तो 2 तरह से हो सकता है, विद इन मैच्योरिटी और बियॉन्ड द मैच्योरिटी। अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो बियॉन्ड द मैच्योरिटी वाला है तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज बोथ जो S प्लस एंड F प्लस है वो एंटाइटल होंगे टू सच डिविडेंड, यानी कि उनके अमाउंट के अंदर वो इंक्लूड हो चुका होगा। बट अगर अपन एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो नोन है एंड विद इन द मैच्योरिटी है ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके अंदर अपन कैश एंड कैरी मॉडल का यूज करेंगे। इसके अंदर जो F0t उसका फॉर्मूला हो जाएगा S01 प्लस RF टू द होल पावर t माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड, या फिर फॉरवर्ड प्राइस निकालने का एक और तरीका है जो कि S0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड होल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस RF टू द होल पावर t। एंड यहाँ पर जो S0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड है इसको अपन S0 स्टार भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डिविडेंड शॉक के बारे में। इसके अंदर कहते हैं कि अगर सडन इंक्रीज हुआ है फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड के अंदर तो जो शेयर प्राइस है वो राइज करेगा एंड जो शेयर है वो इसका मतलब री रेटेड होंगे, तो इसका मतलब S0 वो भी राइज करेगा यानी कि F0 वो राइज करेगा। तो नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं एज फार एज वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड इज कंसर्न, इसका जो फॉर्मूला है वो सेम ओल्ड 2 स्टाइल की तरह ही होएगा, यानी कि वैल्यू निकालने का तरीका है ST स्टार माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं जो अपन ने S स्टार बताया ये कहीं पे यूज नहीं किया गया है, इसको केवल अपन यूज करें अपनी सहूलियत के लिए। इसका फॉर्मूला होता है S माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, इसको अपन X डिविडेंड स्टॉक प्राइस भी बोल सकते हैं। इसको इस तरह से सोचो कि अपन ने शेयर के प्राइस से डिविडेंड का जो इफेक्ट है वो हटा दिया है, यानी कि हटा दिया यानी कि X कर दिया है, तो इसका मतलब है S माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड जिसको अपन X डिविडेंड स्टॉक प्राइस भी बोलते हैं।
तो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 200 दिन का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और स्टॉक जो कि प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 840। उसका शेड्यूल है कि पे करेगा डिविडेंड 15 इन 60 डेज, 20 इन 120 डेज, 30 इन 180 डेज एंड 40 इन 360 डेज। RF है 4% EFI। इसके अंदर अपन को नो आर्बिट्राज फॉरवर्ड प्राइस निकालना है। तो इसका अपन को सबसे पहले वही फॉर्मूला देखना चाहिए जो कि क्या था, S0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इंटू 1 प्लस RF टू द होल पावर T। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकालेंगे। इसमें ये देखो जो गैप है सबका बराबर है 60, फिर 60 का गैप यानी कि 120, फिर 60 का गैप यानी कि 180, फिर 360। इसके अंदर अपन को ये देखना चाहिए कि 200 दिन का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि जो 360 दिन पे जो मिल रहा है वो अपने लिए रेलेवेंट नहीं है। 180 दिन तक के अंदर वाले अपने लिए रेलेवेंट है यानी कि 15, 20 और 30। इसको अपन CF मोड से भी कर सकते हैं और अपन TVM मोड से भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर जब अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकालेंगे वो आ जाएगा 64.07। इसी से अपन S0 स्टार की वैल्यू निकालेंगे यानी कि S0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 840 पे यानी कि ये अपना S0 है यानी कि 840 माइनस 64.07 तो आ गया 775.93। ये अपना S0 स्टार आ गया है। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस RF टू द होल पावर T से, तो इससे इसका फॉरवर्ड प्राइस आ जाएगा 792.79। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि अगर 50 दिन बाद जो सेम RF है और स्टॉक प्राइस हो गया 700 तो अपन को इसकी वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट निकालना है। तो इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, स्टाइल 1 एंड स्टाइल 2। सबसे पहले अपन स्टाइल 1 करेंगे जिसके अंदर अपन दोनों के डिफरेंस का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जो नया वाला है इसका अपन फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे यानी कि सबसे पहले अपन नया फॉरवर्ड प्राइस निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपन निकालेंगे S स्टार जिसके लिए अपन सबसे पहले निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। इसके अंदर अपन उसी तरीके से निकालेंगे जो कि आ जाएगा 64.42। इसके अंदर अपन को ये चीज़ ध्यान रखने की है, वो था पहला 60 डेज रही और उसके अंदर 120 डेज पर, तो यहाँ पर सीधा 50 माइनस होगा यानी कि पहला वाला आएगा 10 दिन पे, उसके बाद आएगा 70 दिन पे एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। तो अपन ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकाल ली है और अभी का स्टॉक का प्राइस है वो 700 यानी कि 700 माइनस 64.42 करेंगे यानी कि ये आ गया 635.58। इसको अपन आगे लेके जाएंगे तो इसका दाम आ जाएगा 645.91। तो अगर अपन वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ K माइनस FT माइनस T। इसके अंदर अपन K पहले इसलिए लेके क्योंकि अपन शॉर्ट के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 144.53। अपन स्टाइल 2 की तरफ बढ़ते हैं जो कि था ST स्टार माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ K। ST स्टार क्या हो जाएगा, ST माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। ST यानी कि नया वाला का 635.58 जो कि अपन थोड़ी देर पहले ही निकाला था, अपन माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ K जो कि आ जाएगा 780.11। तो अपन इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो आ जाएगा 144.53 नेगेटिव का, क्योंकि लॉन्ग के लिए है। अगर अपन शॉर्ट के लिए निकालेंगे तो साइन का उल्टा हो गया यानी कि 144.53। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उनके अंदर भी वही तरीका लगता है जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है, जो कि नो आर्बिट्राज प्राइसिंग फॉर्मूला। बट ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ डिफरेंस होता है जो कि है रिलेटिंग टू स्टैंडर्डाइजेशन, लिक्विडिटी, नो क्रेडिट रिस्क ड्यू टू क्लियरिंग हाउस एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसके अंदर अपना जो फोकस है वो है डेली रिप्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वाया M2M। इसके अंदर कहते हैं कि ये प्रिवेंट करता है वैल्यू एक्यूमुलेशन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एज अगेंस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके अंदर वो डेली M2M हो जाता है तो यानी कि कुछ एक्यूमुलेट होती ही नहीं है वैल्यू। इनफैक्ट जो फ्यूचर है उसका नॉन जीरो वैल्यू होता है ओनली बिटवीन M2M, यानी कि कल का M2M और आज के M2M के बीच में जो टाइम होता है तो उस समय इसका नॉन जीरो वैल्यू होता है। बाकी यानी कि जैसे कि आज का ट्रेडिंग डे खत्म हो गया तो ये सेटअप हो जाए, इसकी वापस से जीरो वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें एक सवाल आता है, इसमें कहते हैं फ्रॉम TVM परस्पेक्टिव क्या फ्यूचर को ज़्यादा प्रेफर दिया जाना चाहिए टू फॉरवर्ड। तो इसका जवाब है हाँ, दिया जाना चाहिए अगर उसका पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन फ्यूचर प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब है जब F बढ़ेगा तो RF भी बढ़ेगा एंड जो कैश इनफ्लो होने वाला है M2M से वो री इन्वेस्ट होगा एट अ हायर इंटरेस्ट रेट। सिमिलरली जब F गिरेगा तो RF भी गिरेगा एंड जो कैश आउटफ्लो है ड्यू टू M2M वो फंड होगा एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, इसके अंदर कहते हैं फ्यूचर्स ऑन T बॉन्ड, उसका नेगेटिव कोरिलेशन होता है विद RF एंड देयरफॉर ट्रेड होता है एट अ लोअर प्राइस देन कॉरस्पॉन्डिंग T बॉन्ड फॉरवर्ड। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स। इसके अंदर कहते हैं कि अपन को यहाँ पर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का यूज करना होगा, यानी कि t=0 पे F0t की वैल्यू हो जाएगी S0 इंटू ई की टू द पावर R माइनस वाई इंटू टी, जिसको अपन K बोलेंगे, और दूसरा V0t की वैल्यू हो जाएगी 0। t=t यानी कि बिफोर मैच्योरिटी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी इसकी ST टू द पावर R माइनस वाई इंटू कैपिटल T माइनस स्मॉल टी। एंड वैल्यू निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। स्टाइल 1 तो वही अपना पुराना वाला है, वो F माइनस K का डिफरेंस निकाला एंड उसका प्रेजेंट वैल्यू कर दिया। एंड दूसरा स्टाइल 2 वही है ST माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ K। इसके अंदर जो ST है इसका फॉर्मूला हो जाएगा ST अपॉन e टू द पावर y इंटू कैपिटल T माइनस स्मॉल t। एंड t=t यानी कि मैच्योरिटी पे FT=ST हो जाएगा एंड VT=ST माइनस K हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देख लेना। इसके अंदर जो स्टाइल 2 इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है अपन को,
तो इसके अंदर जब अपन वैल्यू निकाल रहे होते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के, अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के निकाल रहे हैं, यानी कि जब अपन इसको पीछे पुल करेंगे तो अपन यहाँ पे आर एफ से इसको पुल करेंगे, बट जब अपन एस टी निकाल रहे हैं यानी कि अभी का जो दाम चल रहा है उसको अपन डिवाइड करेंगे, तो इसको अपन डिवाइड करेंगे डिविडेंड वाले अमाउंट से, डिविडेंड यील्ड जो है उस वाले से अपन इसको डिवाइड करेंगे। एंड सिमिलरली जब स्टाइल 1 इसके अंदर जब अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो इसके अंदर अपन इसको डिवाइड करेंगे, वो होगा ई टू द पावर जो अपना आर चल रहा है माइनस उसको करेंगे वाई से इंटू टी करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे डे काउंट रूल्स के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं अगर फ्यूचर वैल्यू है समझ लो 1008% पे हुआ है फ्रॉम 10th मार्च टू 15th जून, तो इसके अंदर यहाँ पे इसको निकालने के 3 तरीके हो सकते हैं फ्यूचर वैल्यू। M1 अपन निकाल रहे हैं 1000 इंटू 1.08 कर दिया और इसकी पावर अपन ने 97/365 कर दिया, ठीक है। तो इसका क्या 1020.66, ये अपन तब यूज़ करेंगे जब स्टॉक होएगा, बॉन्ड होगा, कमोडिटी होगी, करेंसी होगी, तो अपन ये तरीका यूज़ करेंगे। दूसरा आता है M2 जो कि है 1000 इंटू ई टू द पावर 0.08 इंटू 97/365, ये अपन इंडेक्स के केस में अपन ये यूज़ करेंगे इंडेक्स के केस में। और लास्ट आता है जो कि 1000 इंटू 1 प्लस 0.08 इंटू 95/365 जो कि आ जाएगा 102.111, इसको अपन FRA के अंदर यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर कहते हैं फॉर फॉरवर्ड एंड फ्यूचर ऑन इक्विटी स्टॉक बॉन्ड कमोडिटी एंड करेंसी, जो मेथड 1 है यानी कि 1 प्लस आर टू द पावर एक्चुअल बाय 360 उसको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि अगर फॉरवर्ड एंड फ्यूचर बता रहे हो अपन इक्विटी इंडेक्स के ऊपर या फिर इंडाइसेस के ऊपर, तो अपन यूज़ करेंगे ई टू द पावर आर इंटू एक्चुअल बाय 365। एंड लास्ट इसमें कहते हैं अगर जब लिबर बेस्ड डेरिवेटिव है लाइक FRA हो गया, स्वैप हो गया, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन हो गया, कैप एंड फ्लोर हो गया, तो अपन मेथड 3 का यूज़ करेंगे जो कि 1 प्लस आर इंटू 30 डे बेसिस से करेंगे एंड डिवाइड करेंगे 365 से। ओके, तो नेक्स्ट वन पढ़ेंगे टी बॉन्ड फॉरवर्ड के बारे में। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है सेम टू सेम वही वाला है जो कि अपन ने 7th वाले पॉइंट में पढ़ा था, जो कि प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक। बस यहाँ फर्क सिर्फ इतना सा है कि वहाँ पर डिविडेंड था तो यहाँ पे कूपन है, तो यानी कि यहाँ पर अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन निकालते हैं इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। तो अपना जो फॉर्मूला है वो F0T का वो हो जाएगा S0 स्टार इंटू 1 प्लस आर टू द होल पावर टी, एंड यहाँ पर जो S0 स्टार है उसका मतलब होगा S0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन। सिमिलरली इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है जो कि F0T इक्वल टू S0 1 प्लस आर टू द होल पावर टी माइनस फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ कूपन। यहाँ पर जो S0 है उसका मतलब है फुल प्राइस यानी कि क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ द बॉन्ड। नेक्स्ट एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं कि सभी की सभी पब्लिकेशंस के अंदर या तो अपन स्टैंड हो रहेंगे ऑन द कूपन डेट सच डेट यहाँ पर कोई भी अक्रूड इंटरेस्ट ही नहीं होएगा, या फिर अपन स्टैंड नहीं हो रहेंगे ऑन द कूपन डेट बट अपना जो फुल प्राइस है वो ऑलरेडी गिवन होगा। तो इसका मतलब है अपन को कभी भी अक्रूड इंटरेस्ट के लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पे एक अनदर अक्रूड इंटरेस्ट होता है जो कि अक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी डेट यानी कि AIT। तो अब अपन इसके बारे में समझेंगे। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल है वो ये मानता है कि मैं T0 पर हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि असेट है वो मेरे पास हो ऑन मैच्योरिटी। तो इसको अनकम्प्लिश करने के 2 तरीके हो सकते हैं, M1 और M2। M1 के अंदर कहते हैं कि टी बॉन्ड है वो आज ही बाय कर लो यानी कि स्पॉट टुडे आज ही बाय करके रख लो, तो यानी कि आज अपन को क्लीन प्राइस प्लस AIO यानी कि जो अक्रूड इंटरेस्ट है एट बिगनिंग वो अपन को पे करना पड़ेगा, एंड यही इतना का इतना अमाउंट अपन को बोरो करना होगा एट RF। एंड नेक्स्ट इसमें कहते हैं वाटर चाहे कुछ भी कूपन अपन को मिले इन बिटवीन वो री इन्वेस्ट होगा एट RF बिकमिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ C एट T। तो इसका मतलब है जो कॉस्ट इंकर्ड हो रही है ड्यूरिंग दिस मेथड वो होगा क्लीन S0 प्लस AIO इंटू 1 प्लस RF टू द होल पावर T माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ कूपन। एंड इसको अगर अपन चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं क्लीन S0 प्लस AIO माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन होल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस RF टू द होल पावर T, एक ही चीज़ है दोनों। नेक्स्ट अब मेथड M2 आ जाता है, इसके अंदर कहते हैं कि अपन एक लॉन्ग फॉरवर्ड में आज एंटर हो जाते हैं यानी कि F प्लस ले लेते हैं एट S0। तो इसका मतलब है कि अपन को आज कुछ भी पे नहीं करना, अपन एक कॉन्ट्रैक्ट करा है कि अपन बॉन्ड को खरीदेंगे एट F0T यानी कि फॉरवर्ड प्राइस ऑन मैच्योरिटी। हाउएवर मैच्योरिटी के टाइम अपन अज्यूम करते हैं कि वो कूपन रेट नहीं है तो अपन को एडिशनली पे करना पड़ेगा AIT यानी कि अक्रूड इंटरेस्ट एट टाइम इक्वल टू T। तो जो कॉस्ट इंकर्ड होगी मेथड 2 के अंदर वो होगा F0T प्लस AIT। सिंस इन दोनों मेथड के अंदर सेम रिजल्ट आना चाहिए यानी कि जो कॉस्ट इंकर्ड हो रहा है मेथड 2 के अंदर और 1 के अंदर वो सेम होना चाहिए, तो अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो सब कर देते हैं तो जो F0T उसका जो फाइनल फॉर्मूला है वो बन जाता है क्लीन S0 प्लस AIO मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस RF टू द होल पावर T माइनस करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ कूपन माइनस करेंगे AIT।
ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अंदर अपन को ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी अपन निकाल रहे हैं AI0 और AIT, तो अपन को कभी भी जो पिछला कूपन रेट है ना, केवल वही लेना होएगा। यानी कि यहाँ पर जो 10 मार्च की तारीख है, इससे पिछला कूपन 25 दिसंबर को था, तो अपन को केवल यही वाला कूपन है वो इंक्लूड करना होगा AI0 के अंदर। एंड सिमिलरली अगर अपन अक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी यानी कि AIT की तरफ देखें, इसमें केवल पिछला वाला जो कूपन होगा अपन को केवल वही कंसिडर करना है, जो कि यानी कि 25 दिसंबर वाला है वही। नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर थोड़ा टाइम पीरियड वो अलग तरह का है, तो एक बार उस पर एक बार नजर डाल लेनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे टी बॉन्ड फ्यूचर्स के बारे में। तो यूजुअली स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, एंड जो अंडरलाइंग बॉन्ड है समझ लो वो 1 लाख का फ्यूचर वैल्यू है, कूपन रेट 6% है और एंड 30 ईयर्स है। तो इस टाइप का जो बॉन्ड है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। इनफैक्ट जो फ्यूचर्स है वो फिजिकली सेटल्ड होते हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसके अंदर कहते हैं एक्सचेंज वो अनाउंस करता है बास्केट ऑफ डिलीवरेबल बॉन्ड्स। तो यानी कि अगर कोई भी बॉन्ड है जिसका जो एन है वो ग्रेटर देन 15 है, यानी कि 15 साल से ज़्यादा का बॉन्ड है, एंड जो कि कॉलेबल भी नहीं है विद इन 15 ईयर्स, वो एलिजिबल होता है फॉर डिलीवरी। तो हर एक एलिजिबल बॉन्ड को असाइन किया जाता है एक कन्वर्जन फैक्टर, जिसको अपन CFI से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है केस 1। इसके अंदर कहते हैं बॉन्ड ए है जो कि सुपीरियर है टू द नोशनल बॉन्ड। इसके अंदर सोचो कि उसका हायर कूपन रेट है, तो इसका मतलब जो CFI से उसका 1.05 होएगा। नेक्स्ट आता है केस 2 जो कि बॉन्ड बी जो कि इंफीरियर बॉन्ड है देन द नोशनल बॉन्ड। इसका समझ लो कि उसका लोअर कूपन है, तो इसका मतलब जो CFB है वो होगा 0.97 से। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है जो लॉन्ग पे करेगा टू द शॉर्ट, जिसको अपन डिलीवरी और इनवॉइस प्राइस बोलते हैं फॉर डिलीवरिंग द ith बॉन्ड, वो होगा F इंटू CFI। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि यहाँ पे जो शॉर्ट वाली पार्टी होती है वो डिसाइड करती है कौन सा बॉन्ड डिलीवर करना है। इस डिसीजन को लेते समय उसको हमेशा कॉस्ट निकालनी चाहिए ऑफ डिलीवरिंग अ पर्टिकुलर बॉन्ड टू द शॉर्ट। इसका मतलब है कि जो शॉर्ट वाली पार्टी है उसको कितना पड़ता खाता है, जिसमें उसकी सबसे कम रेट होगी यानी कि जिसमें उसका सबसे कम कॉस्ट होगा वो उसी को चूज करेगा। इसका फॉर्मूला होता है SI माइनस F इंटू CFI। तो इसके अंदर अपन मिनिमाइज कर रहे हैं इस कॉस्ट को, यानी कि जो शॉर्ट है वो चूज करेगा चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड यानी कि CTD। तो टी बॉन्ड फ्यूचर की प्राइस निकालने के लिए अपन ने 2 नए कॉन्सेप्ट देखे, जो कि कन्वर्जन फैक्टर एंड CTD। तो इसका जो प्राइस निकालने का फॉर्मूला है यानी कि फॉरवर्ड प्राइस है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा S01 + RF टू द होल पावर T माइनस FVC माइनस AIT। इस होल को अपन डिवाइड करेंगे CFI से। तो एक तरह से अपन ने जो टी बॉन्ड फॉरवर्ड का जो फॉर्मूला बनाया था उसको अपन ने जस्ट यहाँ पे डिवाइड करा है CFI से। यहाँ पे अपन जो I की बात कर रहे हैं इसका मतलब है CTD यानी कि चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड, एंड यहाँ पे जो S0 एंड S0 स्टार है वो फुल प्राइस है यानी कि वो इंक्लूसिव ऑफ AI0 है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं टी बॉन्ड फ्यूचर है तो उसके अंदर टिक साइज होता है जो कि होता है 1/32%। तो इसका मतलब है अगर फ्यूचर प्राइस है वो 99-16 है, तो इसका मतलब है 99 + 16/32 यानी कि 99.5% है। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के बारे में। तो FR एक तरह का लेबर बेस्ड डेरिवेटिव होता है। तो इसके अंदर जो लेबर है वो एनुअलाइज सिंपल एड ऑन यील्ड होता है। एनुअलाइज यानी कि ये साल भर की रेट होती है। सिंपल का मतलब है अपन को इसके अंदर 1 + R इंटू 30/360 वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तो इसका मतलब है जब भी अपन डील कर रहे हैं लेबर के साथ तो अपन को इसका फैक्टर करना होगा, यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ $1 यूजिंग द टोन ऑफ 1 + T इंटू R। तो एग्जाम्पल के लिए कहते हैं अगर 30 डे लेबर है 6%, तो जो इंटरेस्ट रेट फैक्टर है वो हो जाएगा 1 + 30/360 इंटू 0.06। इससे 270 वाला भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं FR एक तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन लिबर। दस अगर 2 × 5 FR कोट हुआ 8%, इसका मतलब है कि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऑन अ 3 मंथ लोन आफ्टर 2 मंथ। साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होगा 2 महीने में, जो अंडरलाइन लोन है वो एक्सपायर होगा 5 महीने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखने की चीज़ है वो ये है कि जो अंडरलाइन लोन है वो 3 महीने का लोन है जो कि स्टार्ट होगा 2 मंथ फ्रॉम नाउ। तो जो अंडरलाइन लिबर है वो 3 मंथ लिबर होता है आफ्टर 2 मंथ। तो जो प्राइस ऑफ FRA होता है उसका मतलब होता है इंटरेस्ट रेट यानी कि 3 मंथ लिबर आफ्टर 2 मंथ, एंड इसको आज फिक्स करा जाता है। नेक्स्ट अगर अपन ने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है यानी कि अपन ने F+ कर रखा है ऑन 2 × 5 FRA एट 8%, इसके 3 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। पहला इंटरप्रिटेशन है कि अपन ने अपसाइड बैटिंग कर रखी है, यानी कि अपन को लगता है कि 3 महीने का लिबर आफ्टर 2 मंथ वो है वो ग्रेटर देन 8% होगा। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन में कहते हैं कि अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है टू बोरो से 10 मिलियन आफ्टर 2 मंथ फॉर 3 मंथ एट 8%। एंड थर्ड इंटरप्रिटेशन इसका बनता है कि अपन एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे, अपन रिसीव करेंगे फ्लोटिंग यानी कि 3 मंथ लिबर आफ्टर 2 मंथ एंड पे करेंगे फिक्स 8%।
नेक्स्ट में कहते हैं कि जो शॉर्ट पोजीशन है कि जो एफ माइनस है ऑन 2 into 5 FRA एट 8%, इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से हो सकता है कि अपन ने डाउन साइड बैटिंग करी है, यानी कि 3 मंथ लिबर आफ्टर 2 मंथ है वो लेस देन 8% होगा। दूसरा इंटरप्रिटेशन इसका बनता है कि अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे जहाँ पे अपन इन्वेस्ट करेंगे से 10 मिलियन आफ्टर 2 मंथ फॉर 3 मंथ एट 8% पर एनम। एंड इसका तीसरा इंटरप्रिटेशन बनता है कि अपन एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करें कि अपन पे करेंगे फ्लोटिंग यानी कि 3 मंथ लिबर आफ्टर 2 मंथ एंड अपन रिसीव करेंगे फिक्स जो कि है 8%। नेक्स्ट इसमें कहते हैं जो FR है वो कैश सेटल्ड होता है, यानी कि एक्चुअल बोरोइंग और लैंडिंग है वो होती ही नहीं है। अदर देन FR है जितने भी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव होते हैं लाइक फाइनेंशियल स्वैप हो गए, कैप फ्लोर हो गए, अपने स्वैप ऑप्शन हो गए, जितने भी है वो सब्जेक्ट टू एडवांस सेट पेबल इन एरियर होते हैं, क्योंकि अपन पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाउएवर एकमात्र FR है जिसके अंदर एडवांस सेटल होता है। इसका मतलब है कि जो FR है वो सेटल हो जाएगा एट T = 2 पे एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डॉलर एज डिफरेंस बिटवीन 3 मंथ लिबर एट T = 2 and 8%। ओके, तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ FRA। तो एग्जांपल में कहते हैं 60 डे लिबर दिया हुआ है, 150 डे लिबर दिया हुआ है एंड अपन को प्राइस निकालना 60 into 150 FRA। तो इसका फॉर्मूला होता है बड़ा वाला बाई छोटा वाला -1 into 100 एंड उसको एनुअलाइज कर दो, तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा 8.41%। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर कहते हैं सपोज एग्जांपल 1 है जिसके अंदर अपन FR में एंटर हुए हैं एज अ शॉर्ट एट अ फॉरवर्ड प्राइस ऑफ 8.62, तो अपने साथ क्या होगा, तो इसको अपन ऑफ मार्केट FRA बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं तो वैल्यू ऑफ दिस FRA क्या होगा टू बिगिन विद एट अ नोशनल प्राइस और प्रिंसिपल ऑफ 10 मिलियन। तो इसके अंदर कहते हैं कि सबसे पहले अपन डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि 8.62 और 8.41% ऑफ 10 मिलियन एंड इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 यानी कि 3 महीने का है क्योंकि, एंड इस पूरे को अपन डिवाइड करेंगे RCL 1 से जो कि अपना था 1.03125 यानी कि बड़े वाले से, यानी कि अपने वाले केस के अंदर हो गया 150 डे लिबर से। तो ये अमाउंट आ जाएगा 5090.91। तो ऑब्वियसली जो अमाउंट है वो पे किया जाएगा बाय द शॉर्ट टू द लॉन्ग एंड इंश्योर करने के लिए जो लॉन्ग है वो रेडी है फ्रॉम सच अनफेवरेबल प्राइस। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल 3 दिया हुआ है, इसके अंदर अपन को पीरियड दिया हुआ है और उसका लिबर दिया हुआ है एंड सबसे पहले अपन से 60 into 270 FRA की रेट पूछते हैं जो कि है 500 मिलियन। इसके अंदर अपन को इसका FRA का जो रेट है वो निकालना है जो कि अपन ने कैसे से निकाला 6.64% एंड दूसरा 90 to 330 का भी अपन ने इसी तरह से 7.17% निकाल लिया। नेक्स्ट कहते हैं कि 20 दिन बाद जो टर्म स्ट्रक्चर है लिबर का वो अपन को बताया गया है, यानी कि पीरियड और लिबर अपन को बता दिए गए हैं। अब अपन को निकालना है वैल्यू ऑफ बोथ FRA टू द लॉन्ग वाली पार्टी को क्या होगा, यानी कि जो इस पे लॉन्ग गया है तो इसका जो नया प्राइस है वो अपन देखेंगे, ये 10 तारीख के हिसाब से निकलेगा तो ये अपना आ गया 6.43%। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप 2 है, इसके अंदर एक नोट दिया हुआ है, इसके अंदर खास ख्याल रखने की जरूरत है। तो कभी अपन वैल्यू ऑफ FRA निकाल रहे होते हैं तो इसके अंदर अपन डिफरेंस लेते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं नोशनल अमाउंट से इनटू अपन वो उसको पीरियड में कर देते हैं। जैसे 210 दिन है तो अपन 210/360 कर देते हैं। अपन इसको डिवाइड हमेशा करते हैं RCL 1 से, यानी कि वो रेट जो अपने 210 वाले दिन पे अवेलेबल है अपन उससे इसको पीछे लेके आते हैं। पर कई बार हो सकता है कि अपन को एक डिस्काउंट रेट अपन को दी हुई हो तो इस केस के अंदर अपन को कभी भी RCL 1 का यूज़ नहीं करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल आता है, इसके अंदर कहते हैं कंपनी है जिसको 10 मिलियन की रिक्वायरमेंट होगी 3 महीने बाद 6 महीने के लिए, वो उसको डर है कि लिबर बढ़ ना जाए तो उसको जिस चीज़ में डर लग रहा है वो उसके अंदर चले जाएगा, यानी कि वो FRA के अंदर हेज करेगा अपने आप को बाय बाइंग 3 into 9 FRA। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के अंदर कहते हैं 3 मंथ लिबर है वो 6%, 9 मंथ लिबर भी दिया हुआ है, अपन को नो आर्बिट्रेज FRA प्राइस निकालना है। क्वेश्चन 3 के अंदर कहते हैं कि 3 महीने बाद 6 महीने का जो लिबर है वो 7.5% हो जाता है, तो अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे। तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर फिजिकल सेटलमेंट अलाउडेड होता है FRA के अंदर तो जो फर्म है वो बोरो कर लेती है 6.95%। हाउएवर सिंस जो FRA है वो कैश सेटल्ड होता है तो इसके अंदर सेम इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ 6.95 है वो अचीव की जाएगी। तो स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले अपन FRA सेटलमेंट निकालते हैं, तो इसके अंदर अपन 7.5% माइनस 6.95% को मल्टीप्लाई कर 10 मिलियन से इंटू 6/12 कर दिया। इसको अपन पीछे लेके आएंगे, यानी कि 1 + 0.075 इंटू 6/12 कर दिया, तो ये अपना वैल्यू आ गया है FRA का, यानी कि ये अपना प्रॉफिट आ गया है। नेक्स्ट स्टेप 2 के अंदर अपन इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल लेंगे इस प्रॉफिट की, तो यानी कि अपना जो ये आया है 0.026, इसको अपन RCL 1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
नेक्स्ट स्टेप 3 के अंदर कहते हैं कि जो फर्म है वो बोरो करेगी 10 मिलियन एट 7.5%, देयरफॉर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो 7.5% ऑफ 10 मिलियन इंटू 6/12 होएगा। तो जो नेट एक्सपेंस क्या हो जाएंगे 0.375 माइनस 0.0275, यानी कि यहाँ पे अपने जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उससे अपन ने ये जो FRA के जो प्रॉफिट है उसको अपन ने माइनस कर दिया, तो नेट एक्सपेंस आ गया 0.3475 मिलियन। पर अगर अपन इफेक्टिव एनुअल कॉस्ट निकाल लें यानी कि 0.3475 बाई 10 इंटू 100 इंटू 2 करते हैं तो 6.95% ही आ जाता है। तो इसके अंदर कहते हैं कि ये जो मैथ है ये टेस्टेबल नहीं है एग्जाम के अंदर, पर अपन जो समझना चाह रहे हैं वो ये है कि जब अपन हैच करते हैं थ्रू FRA तो अपन लॉक कर लेते हैं FRA रेट को, यहाँ पर 6.95% था, स्टिल अपन बोरो करते हैं मार्केट से, हाउएवर जो प्रॉफिट ऑन FRA है वो अपन को बचा लेता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट केस 1 दिया हुआ है जिसके अंदर जो प्रोस्पेक्टिव शॉर्ट टर्म बोरोवर है उसको डर है कि इंटरेस्ट रेट है वो राइज ना हो जाए, अपने आप को हेज करने के लिए वो बाय करता है रेलेवेंट FRA एंड ऑन मैच्योरिटी ऑफ FRA वो बोरो करता है फ्रॉम मार्केट एट आई इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रही है वो उसमें बोरो करता है एंड कैलकुलेट करता है गेन और लॉस ऑन FRA। तो अगर अपन इन दोनों को मिला देते हैं तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरिंग आ जाएगा जो कि इक्वल टू द FRA रेट। सिमिलरली अगर केस 2 के अंदर प्रोस्पेक्टिव शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो उसको डर है कि इंटरेस्ट रेट है वो आगे जाके गिर ना जाए, अपने आप को हेज करने के लिए वो रेलेवेंट FRA सेल कर देता है। मैच्योरिटी वाले टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ऑफ मार्केट एट इंटरेस्ट रेट जो उस समय चल रहा होगा अपन कैलकुलेट करेंगे गेन और लॉस ऑन FRA, तो अगर अपन इन दोनों को मिला देंगे तो जो इफेक्टिव रिटर्न है वो इक्वल टू FRA रेट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे करेंसी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर कहते हैं सिंस अपन डील कर रहे हैं करेंसी के अंदर तो अपना जो फोकस है वो बेस करेंसी के अंदर होगा, A/B। इसके अंदर जो B है वो बेस करेंसी होता है। इसके अंदर ये सोचो कि जो बेस करेंसी वो एक तरह का स्टॉक है, तो अपन अगर RA है तो उसको अपन R बोलेंगे एंड RB को अपन Y बोलेंगे। तो हैंस एज पर कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल एज वेल एज कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी, तो यहाँ पे जो F0t अपॉन S0 है वो इक्वल हो जाएगा टू 1 + RA अपॉन 1 + RB टू द होल पावर t। इसको इस तरह से पढ़ो F/S इक्वल टू फैक्टर बाय फैक्टर। नेक्स्ट इसमें कहते हैं अपन को हमेशा ध्यान में रखना होगा डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट पैरिटी। अगर RA ग्रेटर देन RB है तो यानी कि जो करेंसी B है वो फॉरवर्ड प्रीमियम पे होगा एंड A है वो डिस्काउंट पे होगा। नेक्स्ट अपन इसका हेजिंग एस्पेक्ट देखेंगे ऑफ करेंसी फॉरवर्ड। तो केस 1 के अंदर कहते हैं कि US फर्म है उसको पाउंड पे करना है फ्यूचर के अंदर, तो उसको हेज करेगा वाया F+ ऑन डॉलर बाई पाउंड और F- ऑन पाउंड बाई डॉलर। तो सबसे पहले अपन समझेंगे डॉलर बाई पाउंड। इसके अंदर समझोगे अगर समझ लो $10 इक्वल टू 1 पाउंड है एंड अपन को 10 पाउंड का पेमेंट करना है, तो यानी कि अपन यहाँ पे 10 × 10 कर देंगे, यानी कि $100 का से अपन पेमेंट कर देंगे। अब यही रेट अगर 12 हो जाती है तो यानी कि 12 × 10 यानी कि अपन को $120 का पेमेंट करना पड़ेगा। बट अगर ये रेट है वो कम हो जाती है, समझ लो 8 हो जाती है, यानी कि 8 × 10 यानी कि अपन को $80 का पेमेंट करना पड़ेगा। अपन को इसके बढ़ने से घाटा है एंड गिरने से फायदा है, तो अगर बढ़ने से अपन को घाटा है तो उसमें लॉन्ग चले जाओ यानी कि F+ कर दो। सिमिलरली अपन अगर पाउंड बाय डॉलर को देखते हैं तो अगर इसकी जो रेट है वो गिर जाती है पाउंड बाय डॉलर की तो अपन को घाटा होगा, बट अगर ये रेट बढ़ जाती है यानी कि अपन को कम डॉलर पे करने पड़ेंगे पर पाउंड के लिए, तो अपने लिए ये फायदा हो जाता है। जिस चीज़ में डर लग रहा है उसमें लॉन्ग चले जाए, गिरने से डर है तो F- कर दो। ओके, तो अपन इसी तरह से केस 2 को देखते हैं। इसके अंदर एक यूरोपियन फर्म है जिसके पास डॉलर आने वाला है फ्यूचर के अंदर, तो अगर अपन पहले यूरो बाई डॉलर को देखते हैं तो अगर ये रेट बढ़ जाती है तो यानी कि अपने पास ज़्यादा पैसा आएगा, बट अगर ये रेट गिर जाती है तो अपने पास कम पैसा आएगा। अगर अपन को गिरने से यहाँ पे घाटा है तो अपन F- कर देंगे। सिमिलरली अगर अपन डॉलर बाई यूरो को देखते हैं तो अगर ये रेट बढ़ जाती है तो अपने को घाटा होएगा, बट अगर ये रेट वो गिर जाती है तो अपन को फ़ायदा होएगा। तो अपन को बढ़ने से घाटा है यानी कि डर लग रहा है कि बढ़ना चाहिए तो अपन F+ कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल 12 था जो कि बुक में उसका यहाँ पे सॉल्यूशन बताया गया है। इसके अंदर सबसे पहले अपन ने फ्यूचर एक्सचेंज रेट निकाली जो कि आ गया 0.7507। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि वैल्यू निकालनी है शॉर्ट वाली पार्टी के लिए, तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ K-FT कर सकते हैं जिसको अपन डिस्काउंट करेंगे R पे, ठीक है। और दूसरा तरीका है वैल्यू ऑफ शॉर्ट निकालने का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ K-ST कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मिलियन से जिससे अमाउंट निकल जाएगा। तो स्टाइल वन के अंदर अपन सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे ऑफ K-FT। तो इसके अंदर K है वो अपना पहले से बताया था 0.8 है एंड अपन ने FT निकाले जो कि आ गया 0.7507। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलियन से एंड बाद में अपन इसको डिस्काउंट कर देंगे R से, यानी कि 1.008 इसकी पावर होगी 0.25।
अब यहाँ पे दूसरा था स्टाइल 2, इसके अंदर जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के है इसको तो अपन आर से यानी कि आर ऑफ पाउंड उससे अपन इसको पीछे देंगे जो कि था 8%। बट यहाँ पे दूसरा है एस टी स्टार, इसका मतलब है कि अपन को जो नई वाली रेट है इससे डिविडेंड का इफेक्ट हटाना होगा। इसके लिए इसके अंदर अपन इसको डिवाइड करेंगे वो इंटरेस्ट रेट ऑफ पाउंड से यानी कि 0.4% से, और बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मिलियन से। तो एक तरह से एस टी स्टार के अंदर अपन उसको डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं, अपन जस्ट उससे ना डिविडेंड का इफेक्ट है वो हटा रहे हैं। तो इससे इसका आंसर आ जाएगा 4,92,000 अप्रॉक्स। नेक्स्ट यहाँ पे एडवाइस किया जाता है अपन को कि स्टाइल 2 का यूज किया जाए इन वैल्यूएशन ऑफ करेंसी फॉरवर्ड एंड FRA। नेक्स्ट यहाँ पे अपन को फॉर्मूला बताया गया है नो आर्बिट्राज प्राइस ऑफ करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि FA/B होता है, उसका फॉर्मूला होता है SA/B इंटू 1 + RA/RB। इसके अंदर जो ऊपर होता है वो ऊपर रहता है, यानी कि A ऊपर है तो वो RA आया है पहले और नीचे RB आया, तो क्योंकि यहाँ पे A/B होता है। अगर ये फॉर्मूला होल्ड नहीं हुआ तो यहाँ पर कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि अपन है वो आर्बिट्रेज प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी कि अपन BCIS कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले अपन बोरो करेंगे एक करेंसी को, दूसरे स्टेप के अंदर अपन कन्वर्ट करेंगे करेंसी बोरोड इनटू अनदर करेंसी यूजिंग स्पॉट रेट। इसके बाद अपने जो कन्वर्ट हुई करेंसी को इन्वेस्ट करेंगे इन अदर करेंसी, और स्टेप 4 के अंदर अपन सेल करेंगे इन्वेस्टेड करेंसी रिसीवेबल फॉरवर्ड, यानी कि अपन यहाँ पर F- भी कर देंगे। तो अगर इनफ्लो है ड्यू टू स्टेप 4 वो एक्सीड करता है आउटफ्लो ड्यू टू स्टेप 1, तो यहाँ पे स्कोप है फॉर कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। सपोज यहाँ पे कोटेशन है वो A/B दिया हुआ है एंड अपन को पता चलता है जो FA/B है वो एक्चुअली ग्रेटर है देन द नो आर्बिट्राज फॉरवर्ड प्राइस। इसका मतलब है कि लॉजिक 1 अपन को कहता है कि अपन सेल कर देंगे करेंसी B फॉरवर्ड, यानी कि स्टेप 4, और लॉजिक 2 कहता है कि इसका मतलब है अपन इन्वेस्ट करें करेंसी B के अंदर, यानी कि स्टेप 3। लॉजिक 3 कहता है कि इसका मतलब है अपन बाय करेंगे करेंसी B को, ये स्टेप 2 है, एंड इसका मतलब है कि अपने बोरो करेंगे करेंसी A को, जो कि स्टेप 1 था। तो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो अपने से यही पूछेंगे कि एक्टिविटी ऑफ आर्बिट्राज रेदर देन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो अगर थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो चुके हैं और अपन को समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर क्या करना है कोटेशन वाले में, तो ये सोचो कोटेशन A/B अपन को दिया हुआ, अपन को ये कहा जाता है कि जो FA/B है वो एक्चुअली ग्रेटर है देन नो आर्बिट्राज फॉरवर्ड प्राइस, यानी कि जो F है वो ओवर प्राइस्ड है। ओवर प्राइस को अपन हमेशा F- करते हैं, F- करते हैं यानी कि अपन उसको बेचने वाले हैं। तो इसका मतलब है सेल करो करेंसी B फॉरवर्ड को। सेल करने के लिए अपन को उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि इन्वेस्ट करेंगे करेंसी B के अंदर। करेंसी B के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए अपन करेंसी B को खरीदना पड़ेगा, यानी कि अपन बाय करेंगे करेंसी B। इसका मतलब कि अपन बोरो करेंगे करेंसी A को। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है, इसके अंदर स्पॉट रेट दी हुई 6 मंथ फॉरवर्ड डिस्काउंट दिया हुआ है ऑन पाउंड, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है यूरो और पाउंड का, एंड अपन को बताना है CIN यानी कि कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज बताना है प्रोसेस। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन नो आर्बिट्राज फॉरवर्ड प्राइस निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1.361। तो अगर अपन क्वेश्चन के अंदर देखें तो यहाँ पर 6 मंथ फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन पाउंड दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे जो स्पॉट रेट है अपन इससे ये माइनस करेंगे, तो यानी कि जो एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस है वो आ जाएगा यहाँ पर 1.342 माइनस 0.078, यानी कि 1.264। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो जो नो आर्बिट्राज फॉरवर्ड प्राइस है वो ग्रेटर है देन एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस। इसका मतलब है कि जो पाउंड है वो अंडर प्राइस्ड है, यानी कि यूरो है वो ओवर प्राइस्ड है। तो ओवर प्राइस है उसको अपन F- करते हैं, तो F- यानी कि अपन सेल करेंगे यूरो फॉरवर्ड को, उसको सेल करने के लिए अपन को उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि अपन इन्वेस्ट करेंगे यूरो के अंदर। उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए अपन को उसको खरीदना पड़ेगा, यानी कि अपन बाय करेंगे यूरो स्पॉट को खरीदेंगे, यानी कि अपन बोरो करेंगे पाउंड को। अब नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेशन बताई गई है जो कि है BCIS, यानी कि सबसे पहले अपन बोरो करेंगे, फिर कन्वर्ट करेंगे, फिर इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद अपन यहाँ पर इसको वो फॉरवर्ड है वो सेल कर देंगे। तो सबसे पहले अपन बोरो कर रहे हैं पाउंड 100 एट 5% पर एनम फॉर 6 मंथ, यानी कि जो आउटफ्लो है वो हो जाएगा 102.46 पाउंड। स्टेप 2 के अंदर अपन उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू यूरो, यानी कि अपन को मिल जाएगा 134.2 यूरो। स्टेप 3 के अंदर अपन इन्वेस्ट करेंगे यूरो को एट 8% पर एनम फॉर 6 मंथ, यानी कि जो इनफ्लो है 6 महीने बाद अपने पास आ जाएगा 139.46। स्टेप 4 के अंदर अपन जो सेल कर देंगे यूरो फॉरवर्ड को, जिससे कि अपन को पैसा मिल जाएगा 110.33। इसको निकालने के लिए अपन ने अपने पास पैसा आया था 139.46 6 महीने बाद, इसको अपन ने डिस्काउंट कर लिया एट एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस, यानी कि 1.264 पे, तो अपने पास पाउंड आ गए 110.33। तो यानी कि आर्बिट्राज प्रॉफिट क्या हो गया, अपने पास 110.33 आए हैं एंड अपने से गया है 102.46, यानी कि जो आर्बिट्राज प्रॉफिट है वो 7.87 का आ गया है।
ओके, सो इन दिस सेक्शन वी आर रिवाइजिंग प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्वैप। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट स्वैप के बारे में। इंटरेस्ट रेट स्वैप यूजुअली फिक्स टू फ्लोटिंग स्वैप होता है विद नोशनल प्रिंसिपल एंड नेटिंग फीचर। नोशनल प्रिंसिपल का मतलब है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक्सचेंज नहीं किया जाता है, एंड नेटिंग फीचर का मतलब है इसमें पीरियडिकली पेमेंट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम की मदद से इंटरेस्ट रेट स्वैप के बारे में बताया गया है। इसके अंदर कहते हैं कि जो एक पार्टी है वो रिसीव करेगी फिक्स एंड पे करेगी फ्लोटिंग। तो यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन एंटर हुआ है 1 साल के लिए, एंड इसको क्वार्टरली रीसेट किया जाएगा, यानी कि 3 महीने के लिबर के हिसाब से किया जाएगा। तो इसका मतलब है ए पे करेगा फ्लोटिंग एंड रिसीव करेगा फिक्स 8%। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट स्वैप है वो एडवांस एंड पेबल इन अरियर होता है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट क्वार्टर का लिबर रेट है वो डिसाइड होगा ऑन 1 अप्रैल, एंड अगर टू बी प्रिसाइज जाए तो 31 मार्च को डिसाइड होता है, वही वाली रेट दी जाती है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक सवाल आता है। इसके अंदर पूछते हैं कि अपन इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर एंटर ही क्यों होते हैं। तो इसके जवाब में कहते हैं कि अपन अपने प्रेफर्ड फंडिंग यानी कि अपन किस तरह से बोरो करना चाहते हैं उस वाली कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इसके अंदर अपन चाहे तो हो सकता है कि अपन पे करें फिक्स, या फिर अपन चाहे तो हो सकता है अपन पे करें फ्लोटिंग। तो इसके अंदर कहते हैं कि अपन को कभी भी जो प्रेफर्ड फंड है उसको नहीं लेना चाहिए, यानी कि उसको बोरो नहीं करना चाहिए, बोरो समथिंग एल्स। तो यानी कि अगर अपन को समझ लो कि अपन पे करना चाहते हैं फिक्स, अपन को पे करना है तो फ्लोटिंग पे करो, एंड उसके बाद एंटर हो जाओ स्वैप के अंदर टू अचीव योर प्रेफर्ड फंडिंग एट द चीपेस्ट कॉस्ट। तो यानी कि इसके अंदर एक तरह से ये सोचोगे अपन को किसी को फिक्स पे करना है तो अपन उसको ना फ्लोटिंग पे करेंगे, एंड इसी के बाद अपन एक स्वैप एंटर कर लेंगे जिससे कि अपन फ्लोटिंग रिसीव करेंगे एंड अपन उसको फिक्स पे करेंगे। तो फ्लोटिंग से फ्लोटिंग कट हो गया, यानी कि इनडायरेक्टली अपन एक तरह से फिक्स ही पे कर रहे हैं बट एट अ चीपर कॉस्ट। तो इसके अंदर कुल मिला के इस तरह से सोचो, जो फंडिंग अपन प्रेफर करते हैं उसका उल्टा अपन को करना है, एंड उसी के साथ अपन को एक स्वैप के अंदर एंटर करना है। अपने वाले केस में अगर देखें अपन को पे करना है फिक्स, तो अपन फ्लोटिंग पे करेंगे, एंड अपन स्वैप के अंदर एंटर हो गए हैं, वहां से आएगा फ्लोटिंग एंड उसको पे करेंगे फिक्स। इससे अपनी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे केस 1 आता है। इसके अंदर कहते हैं कि अपन बोरो करना चाहते हैं 5 ईयर फिक्स रेट बॉन्ड। यहाँ पर एप्लीकेबल रेट है वो 9% है। इस रेट को रिड्यूस करने के लिए अपन ने बोरो करा फ्लोटिंग एट लिबर +1, एंड अपन एंटर हुए इन अ 5 ईयर एनुअल रीसेट, यानी कि अपन एक स्वैप के अंदर एंटर हुए हैं जिसके अंदर अपन रिसीव करेंगे फ्लोटिंग यानी कि लिबर एंड पे करेंगे 7.6% स्वैप। तो यानी कि जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो 8.6% हो जाएगी, जो कि लेस देन 9% है। 8.6% कैसे आई, अपन उसको है ना पे कर रहे हैं लिबर +1, एंड वहां से अपने पास आ रहा है लिबर और अपन उसको पे करें 7.6। लिबर से लिबर कट हो गया, तो यानी कि वहां पे अपन लिबर +1 दे रहे हैं, यानी कि वहां पर 1 और यहाँ पर 7.6, टोटल 8.6 अपनी इफेक्टिव कॉस्ट पड़ी है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं स्वैप को ऑफन यूज किया जाता है टू कन्वर्ट नेचर ऑफ एग्जिस्टिंग फंडिंग बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट फॉरकास्ट। इसका मतलब है समझ लो अभी अपन फिक्स पे करें और अपन को लगता है आगे जाके इंटरेस्ट रेट वो गिरने वाली है, तो अपने को फायदा हो उसके लिए अपन ने एक स्वैप के अंदर एंटर हो गए हैं जिसके अंदर अपन रिसीव करेंगे फिक्स एंड पे करेंगे फ्लोटिंग। तो यानी कि जो इफेक्टिवली अपन फिर वहां पर फ्लोटिंग पे करेंगे। इस पॉइंट को समझाने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अंदर कहते हैं 2 साल पहले अपन ने बोरो करा था 7 ईयर फिक्स रेट फंड एट 10%। राइट नाउ यहाँ पर 5 साल बाकी बचे हैं, एंड अपन को लगता है कि जो इंटरेस्ट है वो गिरने वाला है, तो अपन इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं फिक्स्ड फंडिंग इनटू फ्लोटिंग फंडिंग। तो ऐसा करने के लिए अपन एंटर हुए हैं 5 ईयर एनुअल रीसेट, यानी कि 5 ईयर वाले स्वैप के अंदर, जिसके अंदर अपन रिसीव करेंगे फिक्स यानी कि 8% एंड अपन पे करेंगे फ्लोटिंग यानी कि लिबर स्वैप। तो एक तरह से अपना जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो हो जाएगा लिबर +2। लिबर +2 इस तरह से हुआ है कि अपने वहां पर पे करें 10% और अपन यहाँ पर रिसीव करें 8%, और अपन पे कर रहे हैं लिबर, यानी कि वहां पर अपन 2% एक तो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं एंड साथ अपन लिबर पे कर रहे हैं, यानी कि लिबर +2। तो यहाँ पर अपना इंटरेस्ट रेट स्वैप कंप्लीट हो जाता है। इंटरेस्ट रेट स्वैप में केवल ये सोच के चलो फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट के ऊपर अपन को डील करना है, एंड मुझे जो चाहिए मैं उसका उल्टा करूंगा। अगर मुझे फिक्स लेना है तो मैं फ्लोटिंग लूंगा, एंड उसके बाद मैं स्वैप में एंटर कर जाऊंगा जिससे मुझे जो रेट चाहिए थी उसमें एंटर कर जाऊंगा एट अ लोअर कॉस्ट। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करेंसी स्वैप के बारे में। तो करेंसी स्वैप के अंदर जो 2 अमाउंट है वो नोशनल नहीं होते, यहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज करा जाता है बेस्ड ऑन S0 यानी कि स्पॉटेड एट T0। तो अगर अपने पास अगर S0 है वो समझ लो डॉलर पर पाउंड 1.5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 1 लैग है वो है पाउंड 5 लाख, एंड जो प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द अदर लैग है उसका हो जाएगा 5 लाख इंटू 1.5 यानी कि $7,50,000। तो करेंसी स्वैप के अंदर एक्चुअल एक्सचेंज होता है प्रिंसिपल का एट द बिगनिंग, एंड री एक्सचेंज होता है एट द एंड ऑफ द स्वैप। यहाँ पे एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं यहाँ पे जो काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क है वो ग्रेटर होता है इन करेंसी स्वैप एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो जो लोग करेंसी स्वैप के अंदर एंटर करते हैं उनका बेसिकली रीजन ये होता है जिससे कि वो अपने प्रेफर्ड फंडिंग की कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पे एक स्टिकी नोट है, इसके अंदर जो करेंसी स्वैप है उसका मोटा मोटी मतलब बताया गया है। इसके
इसके अंदर कहते हैं इसकी करेंसी स्वैप के अंदर अपन दूसरी कंट्री के अंदर मान के चलते हैं कि अपनी रेपुटेशन अच्छी नहीं चल रही है, पर अपन अपने घर के अंदर दादा यानी कि अपनी कंट्री के अंदर अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो अपन अपनी कंट्री की करेंसी के अंदर लोन ले लेंगे यानी कि बोरो कर लेंगे एंड बाद में एक स्वैप एंटर कर जाएंगे उस दूसरी करेंसी के साथ जिसके अंदर अपनी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, जिससे कि अपन वहाँ पे बोरो कर सके एट अ लोअर कॉस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है, इसके अंदर कहते हैं यूएस कंपनी को 5 लाख पाउंड चाहिए फॉर इट्स यूके ऑपरेशन, तो एप्लीकेबल रेट वो 6.5% है, वो उसको कम करना चाहते हैं एंड इस वजह से वो बोरो करते हैं डॉलर इक्विवेलेंट यानी कि $7,50,000 एट 5.2% एंड उसके बाद वो स्वैप के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे कि वो रिसीव करेगा डॉलर इंटरेस्ट ऑन 5.2% ऑन $7,50,000 और पे करेगा 6% ऑन पाउंड 5 लाख। तो हैंस जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो 6% आ जाएगी, जो कि लेस है देन 6.5%। तो अगर अपन डायग्राम से देखिए तो यहाँ पर एक यूएस फर्म है और एक स्वैप बैंक है, वो यहाँ पर रिसीव कर रहा है 5.2% ऑन $7,50,000 एंड वो यहाँ पर पे कर रहा है 6% ऑन 5 लाख पाउंड। एंड यहाँ पर जो यूएस फर्म है वो लोन ली हुई तो वो उसका पेमेंट भी कर रही है, जो कि $7,50,000 पे, जो कि 5.2% के हिसाब से। हैंस यहाँ पर उसके पास 5.2% आ रहा है और यहाँ पर जा रहा है, तो यानी कि उसकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो 6% पड़ जाती है ऑन पाउंड 5 लाख। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक नोटिस के अंदर कहते हैं ऑफकोर्स यहाँ पे जो एक्सचेंज एंड रिएक्शन प्रिंसिपल तो होता ही है, यानी कि T=0 पे क्या होगा, इनिशियल एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल होगा, यानी कि जो यूएस फर्म है उसको मिलेंगे 5 लाख पाउंड एंड वो यहाँ पर पे करेगी स्वैप बैंक को $7,50,000 एंड मैच्योरिटी होने पर वापस री एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि यूएस फर्म को उसके $7,50,000 वापस मिल जाएंगे एंड ये 5 लाख पाउंड वापस पे कर देगा स्वैप बैंक को। नेक्स्ट नोट के अंदर कहते हैं एज फार एज पॉसिबल यहाँ पर पीरियोडिक इंटरेस्ट ट्रांसफर करा जाता है, यहाँ पर कोई भी नेटिंग नहीं होती है। नेटिंग का मतलब ये हो गया कि अपन ने जैसे कि वहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ से कुछ अपन ने नेट करके एक ही पार्टी ने पेमेंट कर दिया दूसरे वाले को, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर वो भी पेमेंट करेगी और ये भी पेमेंट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्विटी स्वैप के बारे में। इसके अंदर कहते हैं कि एक लेग है वो इक्विटी होएगा एंड जो दूसरा लेग है वो कुछ भी हो सकता है, अनदर इक्विटी भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। तो इक्विटी स्वैप का जो पर्पस है वो जनरली स्पेक्युलेशन ही होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर एक फंड है जिसको लगता है कि जो स्टॉक ए से जो रिटर्न आने वाला है वो आउटपेस कर जाएगा स्टॉक बी से आने वाले रिटर्न को, तो हैंस वो एक स्वैप के अंदर एंटर कर जाता है। तो यानी कि जो फंड है वो रिसीव करेगा रिटर्न ऑन स्टॉक ए एंड पे करेगा रिटर्न ऑन स्टॉक बी टू स्वैप बैंक। तो यहाँ पर सपोज जो नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट है वो $500 मिलियन है, तो जो स्वैप टर्म है वो 1 ईयर है एंड पेमेंट फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है। तो T0 पे जो प्राइस ऑफ स्टॉक ए समझ लो 400 चल रहा है एंड बी का चल रहा है 500, और टी एंड पे समझ लो फर्स्ट क्वार्टर प्राइस है वो समझ लो 425 हो गया और बी का हो गया 550। तो जो रिटर्न आया है ए से वो 6.25% और बी से है 10%। तो अपन यहाँ पे सीधा नेटिंग आउट कर देते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रिटर्न बी का है वो ज़्यादा है, यानी कि जो स्वैप बैंक उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, तो यानी कि 10 - 6.5 कर देंगे और उसका परसेंटेज निकालेंगे और 500 मिलियन जो कि आ गया $18.75 मिलियन। तो यहाँ पर सीधा सा जो फंड है वो स्वैप बैंक को पे करेगा। तो समझ लो बाद में जो सेकंड क्वार्टर इसके अंदर जो प्राइस है वो 390 हो जाता है और बी का हो जाता है 600। तो यहाँ पर जो ए का जो रिटर्न है वो -8.23% हो जाता है और बी का आ जाता है 9.09%। तो यहाँ पे भी अपन नेटिंग आउट करेंगे, तो 9.09% है और दूसरा 8.23%, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि इसको इस तरह से सोचो कि जो रिटर्न है बी पे वो तो अपन को पे करना ही है स्वैप बैंक को, यानी कि 9.09 तो पे करना ही है, और दूसरा यहाँ पर जो स्टॉक ए का रिटर्न है वो 8.23% है माइनस का, यानी कि अपन को सामने से पे करना है, यानी कि जो फंड है उसको ये दोनों पे करने पड़ेंगे। ये दोनों पे करेगा परसेंटेज ऑफ 500 मिलियन जो कि आ जाएगा $86.7 मिलियन। ओके, तो नेक्स्ट अपन इन सबके प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप के बारे में सोचो, इसके अंदर फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट से अपन को डील करना होता है। मुझे जो चाहिए मैं उसका उल्टा करूंगा, अगर मेरे को फिक्स लेना है तो मैं फ्लोटिंग लूंगा एंड उसके बाद मैं स्वैप में एंटर कर जाऊंगा, जैसे कि मैं अपने डिजायर्ड जो रिटर्न है उसको मैं अचीव कर सकूँ एट अ लोअर कॉस्ट। तो अपन अब इसका मीनिंग पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कहते हैं प्राइस ऑफ स्वैप का मतलब है इंटरेस्ट रेट फॉर फिक्स्ड लेग ऑफ द स्वैप। इसका मतलब है अगर एक स्वैप है उसके अंदर कोई अगर फिक्स लैग नहीं है, जैसे कि फ्लोटिंग स्वैप हो गया या फिर इक्विटी स्वैप हो गया, फिर फ्लोटिंग इक्विटी स्वैप हो गया, तो यानी कि इसका कोई स्वैप प्राइस ही नहीं होगा। इनफैक्ट अगर कोई फिक्स्ड टू फिक्स्ड करेंसी स्वैप है तो यहाँ पर दोनों लेग की प्राइस निकाली जाएगी, यानी कि देयर वुड बी अ पेयर ऑफ स्वैप प्राइस 1 फॉर ईच लेग। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि अपने लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है टू इमेजिन स्वैप एज अ पोर्टफोलियो ऑफ लॉन्ग शॉर्ट बॉन्ड। हेंस यहाँ पे जो स्वैप प्राइस है वो एसेंशियली एट पार रेट होगा ऑफ द फिक्स्ड इनकम रीडिंग।
यहाँ पर जो स्वैप प्राइस है उसको डिटरमाइन किया जाएगा एट टी इक्वल टू जीरो, एंड यहाँ पर कोई भी आर्बिट्राज प्राइस नहीं होगा, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ स्वैप है वो जीरो होगा एट टी इक्वल टू जीरो, यानी कि जो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड है वो इक्वल टू वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग होगा। बट जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, यानी कि आफ्टर स्वैप इनिशिएशन जब टी ग्रेटर देन जीरो होगा, जो रेट है वो बदलती रहेगी इन द मार्केट, एंड अपन को वैल्यू करना पड़ेगा बोथ लेग को जस्ट लाइक बॉन्ड वैल्यूएशन, एंड जो वैल्यू ऑफ स्वैप है वो हो गया डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग एंड वैल्यू ऑफ फिक्स। ऑफकोर्स यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो नेगेटिव होगी एक पार्टी के लिए एंड पॉजिटिव होगी दूसरी पार्टी के लिए, इसलिए इसको जीरो सम गेम कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन इसके प्राइस कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। इसके अंदर कहते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पी होगा, पीरियोडिक स्वैप प्राइस है जिसको अपन सोचते हैं कूपन रेट वो सी होगा, एंड जो डिस्काउंट फैक्टर है वो डी होगा। तो इसके अंदर कहते हैं इनिशिएशन पे जो वैल्यू ऑफ स्वैप वो जीरो होता है, इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ फिक्स है वो इक्वल टू वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग होता है। वैल्यू ऑफ फिक्स का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, एंड वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। यहाँ पे जो फ्लोटिंग बॉन्ड है उसका जो वैल्यू है वो एट पार होता है इनिशियली एंड ऑन एवरी रीसेट डेट, इसलिए यहाँ पर वो पार पे हमेशा शो किया जाता है। तो इससे अपने पास स्वैप प्राइस का फॉर्मूला आ जाता है जो कि है 1 माइनस डी यू अपॉन सिग्मा डी। इसके अंदर जो डी यू है वो लास्ट वाला डिस्काउंट फैक्टर होता है, एंड सिग्मा डी यानी कि सारे के सारे डिस्काउंट फैक्टर को ऐड करा जाएगा, एंड ये जो आएगा फॉर्मूला इससे जो आंसर वो पीरियोडिक होएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं अपन यूज करते हैं लिबर टर्म स्ट्रक्चर फॉर डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो इसका मतलब है कि अपन को यहाँ पर जो डी है उसको निकालने के लिए 1 अपॉन 1 प्लस लिबर इंटू डेज बाय 360 लेना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है, इसके अंदर कंसिडर करना है 1 ईयर का क्वार्टरली पे लिबर वर्सेस फिक्स्ड स्वैप ऑफ नोशनल प्रिंसिपल $500 मिलियन। यहाँ पे लिबर टर्म स्ट्रक्चर अपन को 90, 180, 270, 360 डेज का दिया हुआ है, अपन को स्वैप प्राइस इसके अंदर निकालना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के अंदर अपन को इसका फर्स्ट नेट पेमेंट बताना है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका स्वैप प्राइस। इसको निकालने के लिए अपन सबसे पहले सबका डिस्काउंट फैक्टर निकाल लेंगे। डिस्काउंट फैक्टर निकालने का सिंपल सा तरीका है 1 अपॉन 1 प्लस लिबर इंटू डेज बाय 360। तो यानी कि जो पहला वाला अगर 8% है तो इसका मतलब है 1 अपॉन 1 प्लस 0.08 मल्टीप्लाई 90 बाय 360, जो कि आ जाएगा 0.9804। इससे अपन ने सारे के सारे निकाल लिए, इन सब का टोटल आ गया 3.7969। तो ऐसे अपन स्वैप प्राइस निकालेंगे क्वार्टरली वाला जो कि आ जाएगा 2.17%, एंड इससे अपन एनुअल स्वैप प्राइस निकालेंगे जो कि आ जाएगा 8.7%। तो नेक्स्ट अपन इसका जो फर्स्ट नेट पेमेंट है वो निकालेंगे। तो इसके अंदर जो एनुअल स्वैप प्राइस है वो 8.7% है, एंड अपने यहाँ पर जो पे कर रहे हैं वो है लिबर है 8%। तो इसका मतलब जो 0.7% है उसका फर्क है, और 500 मिलियन एंड ये क्वार्टरली तो इंटू 1/4 कर देंगे जो कि आ जाएगा 0.875 मिलियन। तो यहाँ पर अपन ने प्राइस निकालना सीख लिया है स्वैप का। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप। इसके अंदर कहते हैं कि जो वैल्यूएशन है वो केवल रेलेवेंट होती है आफ्टर स्वैप इनिशिएशन, बिकॉज जब स्वैप एंटर होता है उस समय तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि जो स्वैप वैल्यूएशन है उसके अंदर अपन को वैल्यू करना होता है फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग बॉन्ड को। तो इसके अंदर जो वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग बॉन्ड है वो पार होती है, एंड जो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड बॉन्ड है वो दो तरह से निकल सकती है। पहला अगर या तो उसका फ्लैट टर्म स्ट्रक्चर है या फिर उसका नॉन फ्लैट टर्म स्ट्रक्चर है। अगर उसका फ्लैट टर्म स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर सीधा सा अपन को टीवीएम वाला तरीका यूज करना है। पहले अपन पीएमटी डालेंगे। पीएमटी कैसे निकलेगा, जो कूपन अमाउंट होगा वो अपन निकालेंगे बेस्ड ऑन स्वैप प्राइस, यानी कि अपने वाले केस के अंदर 8.7% ऑफ 500 मिलियन इंटू 1/4 ऐसे करके अपन पीएमटी निकाल लेंगे, एन डाल देंगे, एफ डाल देंगे और आई बाय वाई डाल देंगे। इस समय सीपीटी पीवी करके अपन टीवीएम वाले तरीके से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है केस 2 जो कि नॉन फ्लैट टर्म स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड लगेगा इसको निकालने के लिए अपन पीएमटी इंटू सिग्मा टी करेंगे प्लस फेस वैल्यू इंटू डीयू करेंगे। डीयू का मतलब है लास्ट वाली डिस्काउंट रेट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर कैसे सपोज जो प्रीवियस समय कंटिन्यू हो रहा है एंड 90 दिन पास हो चुके हैं आफ्टर स्वैप इनिशिएशन, एंड नया टर्म स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि लिबर वाला 90 डे, 180 डे, 270 डे एंड 360 डे का। तो यहाँ पे अपन को वैल्यू ऑफ स्वैप निकालना है। तो इसके अंदर कहते हैं कि सबसे पहले जो 360 डे वाला वो तो इररेलेवेंट है क्योंकि 90 दिन तो पास हो चुके हैं, एंड यहाँ पर केवल 360 दिन तक वैलिड है, यानी कि जो 270 वाला है वहाँ तक ही केवल वैलिड है। तो यानी कि अगर अपन को यहाँ पे वैल्यू निकालनी सबसे पहले अपन वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग निकालेंगे जो कि वो तो पार में होती है, यानी कि 500 मिलियन। नेक्स्ट होता है वैल्यू ऑफ फिक्स निकालना। इसके लिए अपन को इसके अंदर देखना चाहिए कि इसका नॉन फ्लैट टर्म स्ट्रक्चर है। फ्लैट टर्म स्ट्रक्चर के अंदर है वो इंटरेस्ट रेट है वो सेम होगी फॉर डिफरेंट टर्म्स, बट नॉन फ्लैट टर्म स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होगी फॉर डिफरेंट टर्म्स। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है इसके अंदर डिफरेंट रेट है, तो यहाँ पर नॉन फ्लैट टर्म स्ट्रक्चर लगेगा, यानी कि अपन को यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पीएमटी इंटू सिग्मा टी प्लस एफ वी इंटू डी यू। तो पीएमटी को निकालने के लिए अपन ने नॉर्मली यहाँ पे 500 मिलियन है इसको मल्टीप्लाई करा है स्वैप प्राइस जो कि है 8.7%, एंड इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया पीरियड से, यानी कि क्वार्टरली, यानी कि 1/4
4 कर देते हैं, जो कि आ गया 10.875। इसको अपन ने RCL 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा डी से, प्लस करा है यहाँ पर अपन ने FV जो कि 500 एंड मल्टीप्लाई करा है अपन ने RCL 3 से जो कि लास्ट वाला DU। तो इसका जब समय वो आ जाता है 507.27, अपन इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जो क्या जाएगा 7.27 मिलियन, यानी कि ये वाला वैल्यू ऑफ स्वैप आ गया है। तो इसका मतलब है अगर ये स्वैप है वो आज कैंसिल हो जाता है तो जो फिक्स्ड पेयर है उसको पे करना पड़ेगा $7.28 मिलियन टू द फ्लोटिंग पेयर। तो इसके अंदर एक कंफ्यूजन आ सकता है कि यहाँ पर कौन किसको पे कर रहा है, यानी कि हो सकता है कि ये डाउट आ जाए कि जो फ्लोटिंग है वो पे करेगा या फिर उसको मिलेगा, फिर फिक्स जब वो पे करेगा उसको मिलेगा। तो इस एग्जांपल को लेते हुए अपन समझेंगे। तो इसके अंदर सीधा सीधा ये सोचो कि अपन ने फिक्स्ड रेट पेयर यानी कि अपने फिक्स दे रहे हैं और फ्लोटिंग ले रहे हैं, फिक्स दे रहे हैं फ्लोटिंग ले रहे हैं, तो यानी कि फिक्स है वो जा रहा है यानी कि अपन उसको माइनस करेंगे एंड फ्लोटिंग आ रहा है यानी कि अपन उसको प्लस करेंगे वैल्यू ऑफ स्वैप निकालने के लिए। तो यानी कि वैल्यू ऑफ स्वैप क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग माइनस वैल्यू ऑफ फिक्स। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग 500 था यानी कि 500 आ रहा है और अपना वैल्यू ऑफ फिक्स यानी कि 507 अपना जा रहा है यानी कि नेगेटिव 7.27, यानी कि फिक्स वाले के लिए नेगेटिव वैल्यू यानी कि फिक्स वाले को पे करना पड़ेगा और यानी कि जो फ्लोटिंग वाला है वो रिसीव करेगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं कि अपन को हमेशा IST और RCL का एग्रेसिवली यूज करना पड़ेगा एंड नोशनल प्रिंसिपल अपन को दिया हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पर अपना प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप वो खत्म हो जाता है। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर अपने प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला देगा था जो कि है 1 - DU अपॉन सिग्मा डी एंड इसको अपन पीरियोडिक कर देते हैं। वैल्यू निकालने के दो तरीके थे, पहला था अगर टर्म स्ट्रक्चर है वो फ्लैट होगा या फिर नॉन फ्लैट होगा। अगर फ्लैट है तो अपन TVM पर्सपेक्टिव से इसका आंसर निकाल लेते थे, बट अगर नॉन फ्लैट टर्म स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर अपन फॉर्मूला यूज करते थे जो कि है PMT इंटू सिग्मा टी प्लस फेस वैल्यू इंटू DU। तो इससे वैल्यू ऑफ फिक्स आ जाती थी, अपन डिफरेंस निकालते थे वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग का एंड जिससे वैल्यू ऑफ स्वैप निकल जाता था। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ करेंसी स्वैप। तो इसके अंदर कहते हैं कि 4 तरह से करेंसी स्वैप हो सकता है। टाइप 1 है फ्लोटिंग डॉलर और दूसरा है फ्लोटिंग पाउंड। टाइप 2 हो सकता है फ्लोटिंग डॉलर फिक्स्ड पाउंड। टाइप 3 हो सकता है फ्लोटिंग पाउंड फिक्स्ड डॉलर एंड टाइप 4 हो सकता है फिक्स्ड डॉलर फिक्स्ड पाउंड। तो यहाँ पर कहते हैं जो टाइप 1 है यानी कि जो फ्लोटिंग डॉलर फ्लोटिंग पाउंड, इसके अंदर कोई भी प्राइसिंग नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर कुछ फिक्स वाला है ही नहीं पोर्शन, यानी कि कोई लैग ही नहीं है। टाइप 2 के अंदर देखते हैं जो कि फ्लोटिंग डॉलर फिक्स्ड पाउंड, इसके अंदर प्राइसिंग होगी फिक्स्ड वाले की यानी कि जो फिक्स्ड पाउंड वाला जो लैग है उसकी अपन प्राइसिंग निकालेंगे एंड इसके अंदर अपन वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है 1 - DU अपॉन सिग्मा डी यूजिंग द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ पाउंड। नेक्स्ट होता है टाइप 3 वाला जो कि है फ्लोटिंग पाउंड एंड फिक्स्ड डॉलर। इसके अंदर भी वही अपन तरीका यूज करेंगे जिसके अंदर अपन प्राइस निकालेंगे फिक्स्ड डॉलर लैग का, इसके अंदर यूज करेंगे टर्म स्ट्रक्चर ऑफ डॉलर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वही 1 - DN अपॉन सिग्मा डी वाला। एंड लास्ट आता है टाइप 4 जो कि है फिक्स्ड डॉलर फिक्स्ड पाउंड। इसके अंदर जो प्राइसिंग है वो दोनों लेग की होगी बेस्ड ऑन रेलेवेंट टर्म स्ट्रक्चर। नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं कि हो सकता है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो केवल एक ही लेग का अपन को दिया जाए। तो इसके अंदर कहते हैं कि अपन को S0 का यूज करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग द अदर लेग। नेक्स्ट यहाँ पे एक हैश है, इसके अंदर कहते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ स्वैप है वो अगेन जो बॉन्ड वैल्यूएशन एक्सरसाइज है। वंस अगेन जो वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग है वो पार के बराबर होगी एंड जो वैल्यू ऑफ फिक्स है और उसका अपन को नॉर्मल बॉन्ड वैल्यूएशन करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन नॉन फ्लैट और फ्लैट टर्म स्ट्रक्चर। यानी अगर फ्लैट टर्म स्ट्रक्चर तो TVM वाला तरीका यूज करना पड़ेगा एंड नॉन फ्लैट टर्म स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर अपन को वही वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज करना पड़ेगा जो कि था PMT इंटू सिग्मा टी प्लस फेस वैल्यू इंटू DN। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि यहाँ पर जो दोनों वैल्यूज निकलेगी जो फ्लोटिंग और फिक्स वाले की वो तो अलग अलग होगी क्योंकि यहाँ पर अपने करेंसी स्वैप में डील कर रहे हैं। जो अपन ने पहले देखा था इंटरेस्ट रेट स्वैप उसके अंदर सेम करेंसी थी, उसके अंदर अपन ये डिसाइड कर रहे थे कि अपन को फ्लोटिंग चाहिए फिर फिक्स चाहिए। तो पर यहाँ पर ये है कि फ्लोटिंग फिक्स तो अपन देख ही रहे हैं पर साथ ही यहाँ पर अलग अलग करेंसी में भी हो रहा है। इसके अंदर जो दोनों वैल्यूज है वो डिफरेंट करेंसीज में होगी तो अपन को यूज करना पड़ेगा स्पॉट रेट एट द डेट ऑफ वैल्यूएशन, यानी कि जितने अपन वैल्यू करेंगे ST पे जिससे कि अपन कन्वर्ट करेंगे एक वैल्यू को टू अनदर करेंसी, उसके बाद अपन उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसके अंदर कहते हैं एक साल का क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी फिक्स टू फिक्स करेंसी स्वैप है। इसके अंदर जो एक लेग है इसका नोशनल प्रिंसिपल है 5 लाख पाउंड एंड S0 अपन को दिया हुआ है 0.75 पाउंड पर डॉलर। तो यहाँ पे अपन को रेलेवेंट टर्म स्ट्रक्चर भी दिया हुआ 91, 82, 17, 360 डेज का। अपन को स्वैप प्राइस निकालना है फॉर डॉलर लेग एंड ऑल्सो प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट अमाउंट फॉर डेट लेग। तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर है इसके अंदर सबसे पहले अपन कैलसी से 4.42% जो स्वैप प्राइस निकाल लेंगे एंड इसके बाद अपन इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपन नोशनल प्रिंसिपल निकालेंगे। नोशनल प्रिंसिपल निकालने के लिए अपन S0 का यूज करेंगे क्योंकि 5 लाख पाउंड था, 5 लाख पाउंड है एंड यहाँ पर अपने को पाउंड पर डॉलर दिया हुआ है।
तो अगर अपन ए बाई बी के तरीके से सोचें तो यहाँ पे बेस करेंसी तो है ही नहीं, अपन उल्टा वाला है, तो यानी कि अपन को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 5 लाख बटा 0.75 होएगा, तो यानी कि ये आ जाएगा 6,66,667। तो अपना नोशनल प्रिंसिपल आ गया है डॉलर का। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए 4.42% ऑफ 6,66,667 इंटू 1/4 करेंगे, जो कि क्वार्टरली है, जो कि आ जाएगा $7367। इसी तरह से अपन दूसरे वाले यानी कि पाउंड का भी इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे एंड उसका स्वैप प्राइस निकाल लेंगे। तो इस तरह से अपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद कहते हैं कि 30 दिन के बाद जो टर्म स्ट्रक्चर है लेबर का वो चेंज हो गया, जो कि 60, 150, 240 एंड 330 डेज का अपन को दिया हुआ है। स्पॉट रेट भी बदल गई, जो कि है 0.725 पाउंड पर डॉलर। तो इसमें अपन को सबसे पहले गैस करना है कि इसमें किसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी और किसकी नेगेटिव वैल्यू होगी, एंड बाद में अपन को उसको वेरीफाई भी करना है कैलकुलेशन से। तो अगर गैसों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो डॉलर है उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गई है, यानी कि उसकी जो वैल्यू गिर जाएगी, एंड जो पाउंड वाला है इसकी इंटरेस्ट रेट है वो गिर गई, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कि जिसको पाउंड मिल रहा है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी एंड जिसको डॉलर मिल रहा है उसकी वैल्यू घट जाएगी। यानी कि अगर अपन डायग्राम से जाएं, ए और बी दो पार्टी है, ए अगर रिसीव कर रहा है पाउंड एंड पे कर रहा है डॉलर, तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू होएगी एंड बी की नेगेटिव वैल्यू होएगी। तो नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं जो पाउंड का जो इंटरेस्ट रेट वो गिर गया है, तो इसका जो वैल्यू है पाउंड लैग का वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो ए है उसका फायदा हो जाएगा। डॉलर का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया, यानी कि जो वैल्यू ऑफ डॉलर का लैग है वो गिर जाएगा। तो इसका मतलब है अगेन यहाँ पर ए का फायदा हुआ है, तो यहाँ पे जो डॉलर है वो डेप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट पाउंड, हेंस यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ डॉलर लैग है इन पाउंड टर्म्स है वो गिर गया, यानी कि ए का वो फायदा हुआ है। तो कंक्लूजन में कहते हैं ए का गेन हुआ है, देयरफॉर जो वैल्यू ऑफ स्वैप है वो पॉजिटिव है फॉर ए। अब यहाँ पे अपन इसको कैलकुलेशन से समझेंगे, तो इसके अंदर कहते हैं जो वैल्यू ऑफ पाउंड लैग है उसको अपन निकालेंगे। उसको निकालने के लिए अपन ने 418 से, यानी कि जो इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई करें RCL 5 से, यानी कि जो पूरे उन सबका सम आएगा नए वाले के नई रेट्स के हिसाब से, एंड इसको अपन ऐड करेंगे 5 लाख इंटू RCL 4 जो कि फेस वैल्यू था, इसको RCL 4 यानी कि जो लास्ट वाला DN था उससे अपन ने मल्टीप्लाई करा, वैल्यू इसकी निकाली एंड ऐसी अपन ने डॉलर वाले की भी वैल्यू निकाली। तो यहाँ पे देखते हैं जो वैल्यू ऑफ डॉलर है वो कम है एंड यानी कि पाउंड की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, तो इसका मतलब जो पाउंड वाली जो पार्टी जिसको पाउंड मिल रहा है उसका फायदा होएगा, एंड ये फायदे का अमाउंट आया है $33729। ये वेरीफाई हो गया है कि ये ए का फायदा हुआ है एंड बी का लॉस हुआ है। तो अगर अपन एक समग्र तरीके से करें तो इसका जो तरीका था वो सेम इंटरेस्ट वाले के जैसा ही था। तो सबसे पहले अगर अपन को इसका प्राइस निकालना है तो अपन को वही वाला सिस्टम करना पड़ेगा, जो रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट रेट है उसको अपन को लेना पड़ेगा एंड उस तरह से अपन वो 1 - DN अपॉन सिग्मा डी वाले तरीके से निकाल लेंगे। वैसे अगर अपन को इसकी वैल्यू निकालनी तो अपन को इसका टर्म स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, अगर फ्लैट है या फिर नॉन फ्लैट है। अगर फ्लैट टर्म स्ट्रक्चर है तो TVM वाला फॉर्मूला लगेगा, एंड अगर नॉन फ्लैट टर्म स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर अपन को वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो कि अपन इंटरेस्ट रेट वाले के अंदर लगा रहे थे, जो कि था PMT इंटू सिग्मा डी प्लस फेस वैल्यू इंटू DN। इसके अंदर जो PMT अपन निकालेंगे वो इंटरेस्ट वाला अमाउंट होएगा, जो कि रेस्पेक्टिव करेंसी वाली रेट से अपन निकाल लेंगे। बट इसके अंदर अपन को मेन है वो जो नोशनल अमाउंट है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अपन को एक करेंसी का दिया हुआ हो सकता है, एक करेंसी का नहीं दिया हुआ हो सकता है। जिस करेंसी का दिया हुआ है उसकी मदद से अपन ने उसकी मदद और H0 की मदद ली है, उन दोनों की मदद से अपन ने नोशनल अमाउंट निकाल लिया है। यहाँ पे अपन जो नोशनल अमाउंट निकालेंगे, नोशनल प्रिंसिपल निकालेंगे, वो अपन वो वाले दिन का लेंगे जिस दिन अपन वैल्यू कर रहे हैं, यानी कि ST का लेंगे, H0 का नहीं लेना होगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी स्वैप। इसके अंदर कहते हैं अगर इक्विटी स्वैप का फिक्स्ड लैग है तो यानी कि उसका प्राइस है वो निकाला जा सकता है बाय यूजुअल फॉर्मूला। तो इक्विटी स्वैप की वैल्यू निकालने के लिए अपन सिंपली कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी लैग, इससे अपन को वैल्यू ऑफ इक्विटी लैग निकल जाएगी एंड दूसरे लैग की भी वैल्यू निकालेंगे। वो फ्लोटिंग भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है और इक्विटी भी हो सकता है, तो उस हिसाब से अपन उसकी वैल्यू निकाल लेंगे एंड बाद में अपन इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे जिससे इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि यहाँ पर एक और तरीका होता है स्वैप वैल्यूएशन का। इसके अंदर सबसे पहले अपन नया स्वैप रेट निकालते हैं ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन, जिसको अपन F बोलते हैं। स्टेप 2 के अंदर अपन डॉलर सेविंग और पेन निकालते हैं, यानी कि जो F माइनस के यानी कि जो ओल्ड और नए रेट के जो बीच का डिफरेंस है वो निकालेंगे, उसको नोशनल प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करेंगे एंड टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड लास्ट स्टेप 3 के अंदर अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इस एन्युटी की। इस वाले तरीके को समझने के लिए नेक्स्ट पेज के अंदर जो M3 है उसको देखो, जिसमें लिखा ना बेस्ट वे फॉर दिस सम। इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने एन्युटी सेविंग निकाली है। एन्युटी सेविंग निकालने के लिए इन्होंने जो नया रेट है उससे माइनस करा ओल्ड रेट को, परसेंटेज ऑफ नोशनल प्रिंसिपल करा है, जो कि आ गया है €700 पर एनम। ये 5 साल के लिए है। तो बाद में इसकी वैल्यू निकाली है स्वैप की। इसको निकालने के लिए 700 इंटू सिग्मा डी करा, जो कि एन्युटी करा एक तरह से इसका। तो इसमें इन्होंने जो डी वाली वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दिया
सम वाले से, जिससे आंसर आ गया 3375। नेक्स्ट यहाँ पे दो और मेथड बताए गए हैं। मेथड 1 के अंदर तो सिंपली अपन ने जो वैल्यू ऑफ फिक्स निकाला है, जो कि जो पहले अपन ने फॉर्मूला देखा था उसी से निकाला है, कूपन इंटू सिग्मा डी प्लस नोशनल प्रिंसिपल इंटू डी एन। एंड जो वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग है वो तो एट पार होती है। स्वैप की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ फिक्स माइनस वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग करते, जिससे ये आंसर आ गया। एंड अब आता है मेथड 2। इसके अंदर क्या करा है, नई स्वैप रेट निकाली जो कि आ गया 1.3%, एंड बाद में वैल्यू ऑफ फिक्स निकाला है। वैल्यू ऑफ फिक्स को निकालने के लिए टीवीएम का यूज किया गया है। पीएमटी के अंदर अपन ने के वाले यानी जो पुराना वाला जो था रेट, उस स्वैप रेट को लिया है। एंड अपन ने n इक्वल टू 5 लिया है, 1 लाख अपन एफ ले लिया। और आई बाय वाई के अंदर अपन ने नई स्वैप रेट लिया है, यानी नई वाली रेट से इसको पुल करेंगे तो इसका पीवी निकाल लिया है। एंड सिंपली इसको जो अपने 1 लाख है उससे माइनस कर, यानी कि फ्लोटिंग से माइनस कर दिया अपन ने फिक्स वाले को, जो जिससे वैल्यू ऑफ स्वैप आ गया 3367। ये अपन ने जो नया तरीका देखा है, जो मेथड 3 वाला है, इसको केवल तभी यूज किया जाएगा जब क्लीन पीरियड होगा, यानी कि अपन कोई कूपन डेट के बीच में नहीं है, वो जस्ट अभी कूपन पीरियड खत्म, कूपन डेट है वो जस्ट अभी खत्म ही हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हुए, इनके एक बार देख लेना।